अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या है बच्चों, H है। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, मेटल एंड नॉन मेटल का अपना चैप्टर चल रहा है, पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पर आता है और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एक होगा। अब यहां पर देखो, अब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर 10th क्लास से काट दिया गया, लेकिन उसका इफेक्ट वीएलडीए पे तो कोई नहीं पड़ेगा, आपा तो करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आप देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यहां पर भी प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल की ही लगी है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो ये कहती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लो दिया गया है वो लो किसके द्वारा दिया गया है भाई, मोजले के द्वारा। मोजले, रोजले, ना मिले तो खोज ले, मोजले। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो लो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो मोजले के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, मोजले के द्वारा। यानी कि मोजले गिव्स द मॉडर्न पीरियोडिक लो। समझ में आ गई इतनी बात। अब मोजले ये बोलता है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, हिंदी वाले नाराज मत होना भाई, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में जो नियम दिया गया है वो ये बोलता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, elements are arranged in increasing order of atomic number, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही आप बोल रहे हैं कि आप उस हिसाब से जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम एटॉमिक नंबर को, वैसे ही हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मैं हिंदी में अगर इसे लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकती हूं कि परमाणु संख्या में के, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया है। ठीक है, अरेंज किया गया है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया है। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, वो सबसे पहले आया। तो हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, रिंकू गुड आफ्टरनून, हेलो भाई अमन गुड आफ्टरनून। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के अंदर एक है। हाइड्रोजन के अंदर परमाणु सॉरी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, एक। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, एक होगी। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बोलूं मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो वो भी एक है। क्योंकि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो बराबर होते हैं बच्चों, वो किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें। अब यहां पर एक चीज को आप नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, एटॉमिक नंबर भी एक है, तो यहां पर न्यूट्रॉन का भी हम जिक्र करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, न्यूट्रॉन का जिक्र इसीलिए करेंगे, हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट, हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट इन विच, एलिमेंट in which neutron is not present. Very important point, neutron is not present। हाइड्रोजन ओनली एक वन नॉन मेटल है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोजन एकमात्र, हाइड्रोजन
एक मात्र तत्व है जिसके अंदर जिसके अंदर जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता, न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रहता, उपस्थित नहीं रहता। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। हाइड्रोजन इज ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। समझ गए? क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, चाहे हम बात करें, ये बेसिक नॉलेज है, चाहे हम बात करें स्टार्स की, ठीक है, तारों की बात करें, चाहे आप ब्रह्मांड की बात कर लो, कॉस्मोस की बात कर लो, चाहे आप सोलर सिस्टम की बात कर लो। यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस जो है अबंडेंट क्वांटिटी में पाई जाती है, अबंडेंट क्वांटिटी में कौन सी गैस जो है वो पाई जाती है, यानी कि हम बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में, क्या बात करें कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में गैस पूछ ली जाए आपसे कि कौन सी होती है, तो कौन सी होती है भाई? हाइड्रोजन ही होती है, ठीक है, कौन सी होती है? हाइड्रोजन। चाहे आप स्टार्स की बात कर लीजिए, कॉस्मोस की बात कर लीजिए, ब्रह्मांड की बात कर लीजिए, चाहे आप सोलर सिस्टम की बात कर लीजिए, इनमें अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन। ये बात आप नोट करेंगे, साथ की साथ मैं आपको टाइम दे दूंगी नोट करने के लिए, मेरे को बोल देना आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि हाइड्रोजन की, पहले आप समझ लीजिए, इत्मीनान से समझिए, ठीक है, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी। हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो आप एक कहानी सी मैंने आपको बताई थी कि आप मान लीजिए कि हाइड्रोजन के कितने सन है? 3 सन है, ठीक है, SUN मत लिख देना, सन बेटा, 3 बेटे हैं, ठीक है। पहले बेटे का नाम है, यहां पर मैंने लिख दिया प्रोटियम, ठीक है, और जो दूसरा बेटा है इधर मैंने उसका नाम लिख दिया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और जो तीसरा बेटा है मैंने उसका नाम लिख दिया ट्रीटियम, ठीक है। पहले का नाम जो है वो है प्रोटियम, दूसरे का नाम है वो है ड्यूटेरियम, और जो तीसरे का नाम है वो है ट्रीटियम। पहला प्रोटियम है, प्रोटियम की अगर मैं बात करूं 1H1, ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करूं तो वो है 1H2, ट्रीटियम की अगर मैं बात करूं तो वो है भाई 1H3। यानी कि ये आप ऐसे मान लीजिए कि इनके सिंबल ही है कि प्रोटियम जो है इसको 1H1 बोला जाएगा, ड्यूटेरियम 1H2 होगा, ट्रीटियम 1H3। तो आपसे पेपर में सिंपली भी पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, क्या पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के? 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो ये 3 क्या हो गए भाई? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। समझ में आ गई इतनी बातें? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जो मैंने इधर लिख दिए। अब यहां पर एक चीज को आप नोट करेंगे, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रीटियम 1H3। अब एक यहां पर आप एक इस बात को आप नोट करेंगे, यहां पर किस बात को नोट करेंगे कि 1H1 मैंने यहां पर 3 बातें लिखी, 1H1, ठीक है, 1H2 और थर्ड जो लिखी 1H3। अब ये जो 1H1 है ना, इसको H से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो 1H मतलब कि 2 है, इसको क्या बोला जाता है? D से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1H3 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? T से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। मैंने बोला 1H1 को H से रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2 को D से रिप्रेजेंट करते हैं, 1H3 को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 1H1 को H क्यों बोला? मैंने बोला कि हाइड्रोजन के 3 सन थे। मैंने ये बात बोली आपको कि हाइड्रोजन के 3 सन है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, एक स्टोरी सी सुनाती हूं मैं आपको, ये एक्चुअल बात नहीं है, स्टोरी सुन के ही आप ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन के 3 बेटे हैं, तो हाइड्रोजन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इसको दे दी। अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है,
तो इसका भी सिंबल क्या है H। तो हम मानेंगे कि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी 1H1 को, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं। तो अब इसने इसको दे दी प्रॉपर्टी, बेटे तो ये भी थे। अब ये 1H2 इस पर भारी पड़ गया, तो आपसे पूछा जाए भारी जल। भारी जल यानी कि हैवी वाटर से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। हैवी वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से ही बना है। हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप से? तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम वाले आइसोटोप से, ड्यूटेरियम वाले समस्थानिक से क्या बना है? हैवी वाटर बने। अब हैवी वाटर का अगर हमसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि D2O होता है मैम, और इसका केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अगर आपसे हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बताओगे D2O, और आपसे पूछा जाए हैवी वाटर का केमिकल नेम तो आप क्या बताओगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब ये इस पर भारी पड़ा, समझ में आई? तो भारी जल बन गया। अब ये बोला 1H3 बोला कि भाई आप आपस में लड़ो मरो, एक दूसरे को मरवाओ, इस बात से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या करूंगा? दुनिया में लड़ाई करवाऊंगा। दुनिया में लड़ाई कौन करवा रही है भाई आज के टाइम पर? एटॉमिक पावर, यानी कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप जिससे क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। वो क्या है भाई? ट्रिटियम है। हाइड्रोजन का एक ऐसा आइसोटोप जिससे क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। वो होता है 1H3 ट्रिटियम। इसीलिए देखिए हाइड्रोजन से ही पानी बन रहा है जिसको हम पी रहे हैं, वो हमें लाइफ दे रहा है। हम खाना खाए बिना कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमें जिंदगी देता है भाई। ठीक है, तो एक जिंदगी ले रहा है 1H3। हाइड्रोजन से दुनिया का विनाश भी हो रहा है, और हाइड्रोजन से क्या हो रहा है? दुनिया पानी पी रही है तो जी रही है। समझ में आई इतनी बातें? हाइड्रोजन जीवन भी देता है, समझ रहे हो? तो इस वजह से भाई हर एक चीज के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। वो आप सोचो कि आपने उस चीज को किस वे में लेना है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के, सोशल मीडिया से पढ़कर अपनी ज़िंदगी बना ली, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे रील्स स्क्रॉल करते हैं। रील्स स्क्रॉल करते हैं तो वो अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं? पीछे स्क्रॉल कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बातें? तो मैं इसी वजह से आपको बोल रही हूँ कि हर एक पॉइंट जो है ना, ये हाइड्रोजन से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। हाइड्रोजन क्या कर रहा है? जिंदगी दे भी रहा है और जिंदगी ले भी रहा है। समझ में आई इतनी बातें? तो इसी टाइप से है भाई, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा क्या करती है? मैटर करती है। अब यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब को इन्वेंट किसने किया था, डिस्कवरी किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? एडवर्ड टेलर ने। किसने की थी भाई? एडवर्ड टेलर ने। ये बात भी आप ध्यान में रखना, हाइड्रोजन बॉम्ब की डिस्कवरी जो है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा की गई थी। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो 1H3 है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताऊंगी कि ये आइसोटोप, ठीक है, 1H3 जो आइसोटोप है, एक चीज होती है रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जिसे आप क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता बोलते हैं। अब ये जो रेडियो सक्रियता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है अलग से। रेडियो सक्रियता मैं अगर बेसिकली आपको बताऊं तो हेनरी बैकुरल के द्वारा दी गई थी। हेनरी बेकरेल बोल सकते हो या हेनरी बेकुरल बोल सकते हो। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया गया था। इसने बोला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में से रेडियोज रेज निकाल रहे हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स में से अपने आप रेडियो रेज का निकलना ही क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी होता है। अब हाइड्रोजन सारा का सारा रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी को शो करता है? हमसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी को शो करता है, तो हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप भाई? 1H3। तो वन इट शोज
इट शोज रेडियो एक्टिविटी, यानी कि ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है, रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। ये रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है कि ये रेडियो एक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। मैम पैसों के लिए किसी का एग्जाम दे है, अच्छी बात है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे भाई आप अपनी मेहनत किसी और को दे रहे हो। रजत आपको, आप मेरे से कांटेक्ट करना भाई, ठीक है? ऐसे काम मत करो रजत, किसी का एग्जाम देना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको साफ सुथरी सी बात बता रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या काम करना है। आप मेरे पास में मैसेज करना आज, ठीक है? मैं बताती हूँ आपको काम, क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर देखियो, रेडियो एक्टिविटी हैवी हेनरी बैकुरल के द्वारा, हेनरी बैकुरल ने इसको डिस्कवर किया था। ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब यहाँ पर बार बार मैं आइसोटोप्स बोल रही हूँ, वैसे पेड वाले बच्चों को तो मैंने बता ही रखा है भाई, आप सबको बता रखा है मैंने, पेड वालों। जैसे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, शिवानी हो गया, अमन हो गया, रिंकू हो रहा है। शिवानी बोल रही है आवाज नहीं आ रही। अरे भाई सबको ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, आवाज वाली आ रही है? शिवानी आप एक बार अपना चेक कीजिए, माइक को ऑन कीजिए, क्योंकि आपसे ऑलरेडी पहले बच्चे देख रहे हैं क्लास को, तो उनको वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो आइसोटोप्स जिनको समस्थानिक बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो। इंग्लिश में भी लिखूंगी भाई, हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी लिखूंगी। जिनकी परमाणु संख्या समान हो, संख्या समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, यानी कि एलिमेंट्स इन विच, हाँ बिल्कुल एलिमेंट, साउंड ओके है, बच्चे बोल रहे हैं, एलिमेंट्स इन विच atomic number is same but atomic mass is different, atomic mass is different, जिसके अंदर परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आइसोटोप्स। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं बार बार बोल रही थी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स है। ये मैं बाद में अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर भी करूंगी। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को लिखा, हाइड्रोजन है, इसका लिखा 1H1 1H2 1H3। तो यहाँ पर देखो प्रोटियम का जो है ये नीचे वाला 1 1 1, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है। देखो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और जो ऊपर आपको सिर पे दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक मास है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है या 3 है। तो यानी कि ऐसे चीज आपको पैटर्न में दिखती है, वो आपसे लिखकर पूछ भी सकता है 1H1 1H2 1H3 ये किसी भी एलिमेंट के क्या है, ठीक है? तो आप बताओगे कि भाई ये आइसोटोप्स हैं। आइसोबार्स भी लिख के दे सकता है, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक संभारिक, तो आप बताओगे समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं। समझाइए है क्या है भाई, ये आइसोटोप्स है। क्लियर, समझ में आया इतनी बातें? ठीक है। अब ये था अपने पास में क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्या होता है, H, ठीक है? नाइट्रोजन सॉरी, अरे भाई N, हाइड्रोजन का ही याद रह रहा है। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है N। नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था, आप नो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो। नो न से क्या आएगा अपने पास में, नाइट्रोजन आएगा। अब मैंने आपको जब ऑक्सीजन के बारे में करवाया था तो मैंने बोला था ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है, O होता है इसका सिंबल,
ठीक है, तो 8 होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल है, तो नो पहले एन पहले, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 7 हो गया। अगर ऑक्सीजन का 8 है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन से पहले आ रहा है नाइट्रोजन, तो उसका क्या होगा बच्चों, 7 ही होगा। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है इधर वो क्या होता है, 7 होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है अपने पास में, 7। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। अब यहां पर देखो, एक चीज मैं आपको इधर बता दूं कि नाइट्रोजन जो है यह एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे पूछा जाए विच गैस इज अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, 78% होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बच्चों बात करूं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 0% हिस्सा ही अब्जॉर्ब करती है। जो ह्यूमन बॉडी है वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 0% हिस्सा ही अब्जॉर्ब करती है। आपको पता है कि जो हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो उसमें इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस होती है, यानी कि सांस को अंदर लेना इनहेल होता है, सांस को बाहर निकालना क्या होता है, एक्सेल होता है। तो जब हमने क्या किया, जब हमने इनहेल किया बच्चों, क्या किया, इनहेल, जब हमने सांस को अंदर लिया तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका 78% हिस्सा जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। और जब हमने क्या किया, एक्सेल किया, तो यही 78% हिस्सा जो है ये बाहर भी आ गया। यानी कि हमने इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस की अगर आप बात करें तो 78% ये कितना रह गया आपके पास में, 0%। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 0% हिस्सा जो है वो हमने क्या किया है, अब्जॉर्ब किया। अब यहां पर देखो, कभी कभी पेपर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है 2024 के बीएससी एग्री में या फिर 2025 के बीएससी एग्री की जो 10th ईयर का एग्जाम होता है वो भी 10th की एनसीईआरटी से ही आता है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, शायद वीएलडीए से था या बीएससी एग्री से था, ये क्वेश्चन पूछा था। जो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस होती है, ये भी आप ध्यान में रखना। उनमें जो गैस होती है वो नाइट्रोजन ही होती है। उनमें जो गैस होती है बच्चों वो क्या होती है, नाइट्रोजन। और इसके साथ साथ मैं और बता दूं कि मैं जो चीप बल्ब होते हैं, सस्ते बल्ब, जिनको आप चीप लाइट्स बोलते हो, सस्ते बल्ब बोलते हो, जो चीप बल्ब होते हैं ना उनके अंदर भी, चीप बल्ब्स के अंदर भी कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक मैंने आपको बताया चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, तो आपने क्या बोला, नाइट्रोजन होती है मैडम। फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला कि सस्ते बल्बों में गैस कौन सी होती है। क्या पूछा मैंने आपसे कि सस्ते बल्बों में कौन सी गैस होती है, तो सस्ते बल्बों में भी गैस जो होती है वो नाइट्रोजन ही होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब मैंने एक चीज बोली कि भाई नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर से हम 0% ही अब्सॉर्ब करते हैं। तो अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज क्या होता है, सॉरी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसका चलता है एक साइकिल। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है इसका एक साइकिल चलता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। ये कंसेप्ट किस नाम से जाना जाता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर आपने ये साइंस कर ली ना, आप वीएलडीए छोड़ो इंडिया के किसी पेपर में मार नहीं खाओगे, मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूँ। क्योंकि जो हमने बायो का लाइफ प्रोसेस का चैप्टर किया है, जितनी डिटेल से हमने वो चैप्टर किया है ना लाइफ प्रोसेस का, बायो का, जो आपके दूसरे अदर एग्जाम्स है ना उनकी बायोलॉजी कवर हो जाती है। इतना बेसिक वे में आपने उस चैप्टर को किया है, समझ रहे हो ना। तो हाँ, रजत बोल रहा है वीएलडीडी में ही था, तो वीएलडीडी में ही होगा भाई, ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम इसे कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन होता है व्हेन नाइट्रोजन इज चेंज्ड इनटू, व्हेन नाइट्रोजन इज चेंज्ड इनटू, nitrogen is changed into
नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दी जाती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दी जाती है, यौगिकों में बदल दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज हो गई, NH3 यानी कि अमोनिया में चेंज हो गई, यूरिया में चेंज हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें ही किस में आती है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में होती है। अब ये होता एटमॉस्फेयर में और भी बहुत सारी गैसेज है, तो वो जब आपस में मिलती हैं तो वो कंपाउंड्स में चेंज हो जाती हैं, तो उनको अब्जॉर्ब किया जाता है मिट्टी से, हमारे प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं। अब साइकिल कैसे चलता है कि जो नाइट्रोजन के जो मतलब जो यौगिक बने, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड बने, वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो है वो जो मिट्टी जो है मिट्टी से किस में जाएंगे? प्लांट्स में जाएंगे। प्लांट्स उन नाइट्रोजन को यूज करेगा कंपाउंड्स के रूप में, और वही नाइट्रोजन वही प्लांट्स जब हम खाएंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ दाल का, ठीक है, पल्सिस का। पल्सिस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो है वो पल्सिस में होती है। क्यों? क्योंकि जो पल्सिस दलहनी पौधे होते हैं वो मिट्टी के जो मतलब कि मिट्टी से अब्जॉर्ब करेगी उसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। तो इसी वजह से दलहनी पौधों में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। अब जो पल्सिस है उसी के अंदर ही प्रोटीन भी सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप बोलते हैं कि दालों को खाना चाहिए, खास करके बच्चों को खिलाना चाहिए। तो प्रोटीन से कौन लेती है? ह्यूमन बॉडी लेती है। समझ में? जब भी हम दालें खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, मूंगफली खाएंगे, तो उन्होंने मिट्टी से ली, ठीक है, मिट्टी से पौधों ने ली, पौधों से हमने ली, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हो ब्लू ग्रीन अलगी, हाँ, जिसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे को एक बात याद आ गई, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो यूज होता है इसमें मेनली, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जाता है, तो देखो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में जो बैक्टीरिया यूज होता है ना, वो होता है कौन सा? कौन सा होता है भाई? राइजोबियम। कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? राइजोबियम यूज किया जाता है। समझ में आई इतनी बातें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर इतनी बातें। अब ये तो था किसके बारे में? आपके नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के बारे में इतना आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से, लेकिन कुछ चीजें जो है वो मैं आपको अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर में ही करवाना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, देख सकते हो आप इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1 जो है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके सेकंड पॉइंट में लिख रखा है चिप्स के पैकेट में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, और ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। ओनली वन मेटल, ये पॉइंट मैंने पहले भी लिखना है इनको आपने, ओनली वन मेटल इन लिक्विड फेज, ओनली वन मेटल इन लिक्विड फेज, एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। ओनली वन मेटल इन लिक्विड फेज, ओनली एकमात्र धातु जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, हिंदी में अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव की अवस्था में पाई जाती है, ओनली वन मेटल इन लिक्विड फेज, वो कौन सी है? आप सभी जानते हो, पारा यानी कि मरकरी, मरकरी यानी कि Hg, Hg, समझ में? सिंबल जिसका Hg। अच्छा, यहीं से ही एक क्वेश्चन मैं आपको और बना के दे दूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर सकते हैं इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं। कौन सा? मरकरी का अयस्क, और ऑफ मरकरी। और आपको बता दूं कि
एलोइज, एलोइज एंड ओर पेपर में VLDA में आते ही आते हैं और BSc एग्रीकल्चर में भी पूछे जाते हैं। ओर ऑफ मरकरी यानी कि मरकरी का अयस्क, मरकरी का अयस्क, ठीक है, मरकरी का अयस्क। ओर ऑफ मरकरी, मरकरी यानी कि पारे का अयस्क। अब यहां पर देखो कौन सा होता है भाई, बता सकते हो? सिनेबार। कौन सा? सिनेबार। मरकरी का अयस्क पूछ लिया जाए आपसे, सिनेबार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो एक पॉइंट और लिखती हूं, डॉक्टरी थर्मामीटर में, डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सी होती है? डॉक्टरी थर्मामीटर में भी पारे को भरा जाता है, मरकरी को भरा जाता है। किसको भरा जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में मरकरी को ही फिल किया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है मरकरी का 80। समझ में आई इतनी बात? चलिए, अच्छा मैंने बोला था द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? मरकरी। वैसे ही मैं आपको बोलूं ओनली वन नॉन मेटल, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताएंगे, ओनली वन नॉन मेटल इन लिक्विड फेज, ओनली वन नॉन मेटल इन लिक्विड फेज, द्रव की अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, द्रव की अवस्था में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, बताओ, द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु नॉन मेटल, बताओ। मैंने बोला कि आप बताओगे इस क्वेश्चन का। ब्रोमीन। बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया परवीन। ब्रोमीन यानी कि Br, ब्रोमीन यानी कि Br, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी कि Br। समझ में आई? क्लियर? आपसे पूछा जाए मिरर, मिरर बैक साइड ऑफ मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर इज कोटेड विद, ठीक है, दर्पण के पीछे की परत पे, दर्पण के पीछे की परत पे किसकी कोटिंग की जाती है? किसकी कोटिंग की जाती है? तो किसकी कोटिंग की जाती है? दर्पण के पीछे की परत पे किसकी कोटिंग की जाती है? किसकी कोटिंग की जाती है भाई, बताइए फटाफट से। किसकी? बैक साइड ऑफ मिरर सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की, ठीक है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की कोटिंग करी जाती है। बैक साइड ऑफ मिरर इज कोटेड विद, दर्पण के पीछे की परत पे किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की। अब यहां पर देखिएगा, यही जो इंक है, यही जो इंक है, ये मतदाता के हाथ पर, मतदाता के हाथ पर जो इंक की मार्किंग की जाती है, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोल सकते हो वोटर मार्किंग, यानी कि जो वोटर के हाथ पर जो मार्क की जाती है, आइडेंटिटी भी इसने वोटर डाल दिया, वो भी कौन होती है भाई? वो भी सिल्वर नाइट्रेट ही होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि दर्पण जो मिरर तो होता है उसके पीछे की कोटिंग तो सिल्वर नाइट्रेट से करते ही है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। और जो वोटर्स होते हैं ना, उनके हाथ पर एक मार्क किया जाता है, निशान लगाया जाता है, भाई हाँ इसने वोट डाल दिया, वो मार्किंग भी किससे की जाती है? AgNO3 से ही की जाती है। समझ में आई? तो आज की क्लास के लिए इतना ही, होप सो पीछे का हो गया होगा। चलो अब यहाँ पर आपा इतना ही करेंगे, उसके बाद में आपा करते हैं नेक्स्ट क्लास। आज मैथ की रहेगी 4 बजे, लगा लेना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।